हेलो एवरीवन। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं उसमें हर एक एग्ज़ाम के लिए जो वो अपना सिलेबस निकाल रहा है। बेसिकली यूपी ट्रिपल एससी उसमें अगर आप देखेंगे तो एक भाग है आपका भाग सेकंड यानी भाग दो। उसमें आप देखेंगे तो उसमें एक टॉपिक मेंशन कर रखा है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर से संबंधित वहाँ पे सवाल पूछने की बात कर रहा है। ओके, तो बेसिकली भाग दो में अगर आप देखेंगे तो कंप्यूटर से संबंधित आपसे सवाल पूछा जाएगा, जो कि लगभग 15 सवाल पूछे जाएंगे आउट ऑफ 100, यानी 100 में से लगभग 15 सवाल वो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर से पूछेगा। तो उसी के टॉपिक को कवर करने के लिए बेसिकली हम एक पीवाईक्यूज़ वाला सीरीज स्टार्ट किए हैं। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें मैं बेसिकली जितने भी अभी तक अलग अलग चैप्टर से जो पीवाईक्यूज़ आए हुए हैं, मतलब यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ामों में, उनको एक डिटेल्ड एनालिसिस के साथ सॉल्व करने की कोशिश करें। ओके, तो बेसिकली इससे क्या होगा कि जो भी मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, जो भी सवाल यहाँ पे आए हैं उनको जो मैं सॉल्व करा रहा हूँ, इससे एक आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा कि आखिर यूपी ट्रिपल एससी किस रेंज में जाके कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल पूछेगा। क्योंकि ये पहली बार या पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि वो हर एक एग्ज़ाम के लिए कंप्यूटर और यूपी स्पेशल से जो टॉपिक हैं वो कवर करने की कोशिश कर रहा है। अगर दोनों को मिला लिया जाए तो 35 सवाल पूछे जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर से अगर आप देखेंगे तो 15 सवाल आपसे पूछा जाएगा। उसके अलावा अगर देखा जाए तो जो भाग 3 है यानी जो पार्ट 3 है उसमें से आपको देखने को मिलेगा 20 सवाल, यानी यूपी स्पेशल से 20 सवाल और कंप्यूटर से 15 सवाल, दोनों मिला के 35 हो गए आउट ऑफ 100। यानी 100 में से 35 सवाल सिर्फ यही दो टॉपिक से पूछने का मतलब है कि आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि इसका वेटेज कितना होगा। क्योंकि ये नया सिलेबस है। पहले क्या होता था कि लेखपाल हो गया, लोअर पीसेस, इन सब के एग्ज़ामों में मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश ऐसे एग्ज़ाम आते थे जैसे जो एसएससी लेवल के होते थे। लेकिन इस बार जो सिलेबस चेंज किया है उसकी वजह से क्या हुआ है कि जो सिविल सर्विसेज वाले बच्चे हैं जो ऑलरेडी पीसीएस लेवल की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस एग्ज़ाम में अपीयर होंगे। ओके, तो ये कंपटीशन टफ ही होगा। तो बेसिकली उसी आप कह लीजिए कि सिलेबस को कवर करने के लिए तो मैं ये कंप्यूटर वाला जो टॉपिक है उसके पीवाईक्यूज़ को सॉल्व कर रहा हूँ, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट उठा सकें और आपको एक बेसिक आइडिया लग जाए कि आखिर कंप्यूटर से क्या सवाल आते हैं और किस तरीके से आते हैं। मेरा तो अपना खुद का मानना है कि जो भी मैं पीवाईक्यूज़ करा रहा हूँ इसमें मोर देन 50% सवाल जो है, अगर आप पूरे कॉन्सेप्ट को समझ के एनालाइज करके आप जाएंगे एग्जाम में तो मोर देन 50% जो सवाल है वो पीवाईक्यूज़ से ही आपको दिखेगा। ओके, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्टली वो आप दिखेगा आपको वहाँ पे एग्ज़ाम में डायरेक्टली। आप खुद सोचेंगे कि मतलब पीवाईक्यूज़ कितना बेनिफिशियल होगा किसी एग्ज़ाम को मतलब क्रैक करने के लिए। ओके, तो बिना किसी देरी के आज के टॉपिक को हम लोग कवर करने की कोशिश करते हैं। आज का जो टॉपिक है उसमें 3 छोटे छोटे पॉइंट हैं। पहला है कि प्रिंटर से संबंधित सवाल आपसे पूछा गया है, इसके अलावा टैबलेट से संबंधित सवाल पूछा गया है, इसके अलावा मोबाइल का संचालन से संबंधित सवाल पूछा गया है। ये लेटेस्ट वाला जो आप कह लीजिए कि सिलेबस है उसमें एक टॉपिक मेंशन कर रखा है कि प्रिंटर, टैबलेट एंड मोबाइल का संचालन। तो बेसिकली इस सवाल से मतलब इस टॉपिक से जितने भी सवाल आए हैं उनको हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। ओके, तो बिना किसी देरी की आज के टॉपिक के पहले सवाल की तरफ हम लोग मूव करते हैं, जो कि होगा आपके प्रिंटर वाले टॉपिक से। ओके, देखते हैं सवाल किस तरीके से पूछा जा रहा है। तो पहला सवाल क्या कह रहा है स्टूडेंट कि प्रिंट के दौरान यानी प्रिंट के दौरान गैर प्रभाव वाले प्रिंटर पेपर को स्पर्श नहीं करते। सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ से 2 कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे। मैं पहले से आपको बता दे रहा हूँ कि 2 कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ से समझेंगे। तो पहले सवाल को समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सवाल क्या कह रहा है कि प्रिंट के दौरान गैर प्रभाव वाले प्रिंटर पेपर को स्पर्श नहीं करते। ओके, वे कागज़ पर, मैं इसको हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वे कागज़ पर प्रतीकों को छपने के लिए रासायनिक, गर्मी या विद्युत संकेतों का उपयोग करते हैं। ओके, तो सवाल आगे क्या कहना चाह रहा है कि किनमें से इनमें चारों ऑप्शन में से कौन सा गैर प्रभाव प्रिंटर नहीं है। बड़ा ही प्यारा सवाल है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है। यहाँ पे हम लोग पहले इसको ये समझेंगे कि गैर प्रभाव प्रिंटर और प्रभाव वाले प्रिंटर होते क्या। ओके, यानी गैर प्रभाव प्रिंटर की अगर हम लोग बात करें तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं बेसिकली नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, यानी गैर प्रभाव वाले प्रिंटर को बोलते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ओके, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और इसके एग्जांपल को समझेंगे। इसके अलावा जब नॉन इम्पैक्ट वाला है तो कोई ना कोई होगा जो इम्पैक्ट वाला भी प्रिंटर होगा, तो हम लोग इम्पैक्ट प्रिंटर को भी समझने की कोशिश करेंगे। ओके,
इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो दोनों में क्या अंतर है थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर को, यानी प्रभाव वाला प्रिंटर या प्रभाव प्रिंटर। ओके, तो इम्पैक्ट प्रिंटर होता क्या है, पहले इस पॉइंट को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होते हैं, या आप कह लीजिए कि वह प्रिंटर होता है जो कागज़ पर छपाई के दौरान रिबन और प्रिंटर हेड को कागज़ पर मारता है, यानी इम्पैक्ट पहुंचाता है। कहने का मतलब है कि ऐसा प्रिंटर जो कि जब आप प्रिंट आउट कराने जाते हैं या उस पर प्रिंट करने की कोशिश किया जाता है तो उसमें एक रिबन की, मतलब एक स्याही की, एक इंक की पट्टी होती है जिसे हम लोग रिबन बोलते हैं, और एक प्रिंटर का हेड होता है जो कि कागज़ पर मारता है। उससे क्या होता है कि जो प्रिंटर का हेड होता है ना, वो उस रिबन वाले, आप इंक वाले रिबन पे जब पड़ता है तो जितना भी वो डिजिट उसमें, मतलब आप कह लीजिए कि जो वर्ड उसमें प्रिंट करना होता है वो उस कागज़ पे पड़ जाता है, यानी उसकी छाप पड़ जाती है। जैसे बेसिकली आप देखिए कि एक टैटू नुमा पहले स्टिकर आता था बचपना में, अभी भी आता है, बट अब लोग बड़े हो गए हैं तो शायद उतना नहीं यूज करते, लेकिन एक ऐसे स्टिकर आते हैं ना कि जो क्या होता है कि वो 2 लेयर में डिवाइडेड होते हैं। एक लेयर में क्या होता है कि एक प्रिंट नुमा होता है, जैसे किसी भगवान का हो गया, कोई चिड़िया हो गई, कोई फ्लावर हो गया, उस पर छपा होता है। तो एक बैक साइड से उसके लेयर को आप निकालेंगे और उसको स्क्रीन पे आप चिपकाने की कोशिश करेंगे तो वो चिपक जाता है। ठीक उसी तरीके से जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है उसमें क्या होता है कि एक रिबन, इंक की रिबन होती है और एक उसका प्रिंटर का हेड होता है। तो वो क्या होता है कि जब प्रिंटर का हेड उस इंक वाले रिबन पे मारता है तो जो वर्ड उस पर प्रिंट करना होता है वो कागज़ पे छप जाता है। यही रीज़न है कि जो मारने वाली प्रक्रिया होती है उसी को बोलते हैं इम्पैक्ट पहुंचाने वाला, यानी इम्पैक्ट प्रिंटर। तो बेसिकली इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसा प्रिंटर होता है या वह प्रिंटर होता है जो कागज़ पर छपाई करने के लिए रिबन और प्रिंट हेड को कागज़ पर मारता है, यानी इम्पैक्ट पहुंचाता है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, वो आपसे एग्जाम में सवाल पूछने की बात करेगा। ओके, तो एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो जैसे आपका हो गया, पहला एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, डेजी व्हील प्रिंटर। ओके, डेजी व्हील प्रिंटर, ये पहला एग्जाम्पल हो गया। इसके अलावा मैं आपको अगर बताऊं तो लाइन प्रिंटर जो होता है, लाइन प्रिंटर होता है वो भी इसी कैटेगरी में आता है, किसमें, इम्पैक्ट वाले प्रिंटर में। ओके, इसके अलावा एक आता है आपका चेन प्रिंटर की अगर हम लोग बात करें तो वो भी आपके इसी कैटेगरी में आता है, चेन प्रिंटर। इसके अलावा एक आता है ड्रम प्रिंटर। ये सारे के सारे जो मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूँ ये सारे के सारे जो हैं इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में आते हैं। यानी इन सभी प्रिंटर में अगर आप देखेंगे तो इंक का यूज होता है जो कि एक रिबन के फॉर्म में होता है। यानी कहने का मतलब है कि एक रिबन होता है जिसमें इंक लगी होती है, उसी पे क्या होता है, प्रिंटर का जो हेड होता है वो आके मारता है, जिस वजह से वो जो वर्ड या डिजिट या जो भी सिंबल आपको चाहिए उस प्रिंटर, मतलब आपको चाहिए प्रिंट करने के लिए, वो उस कागज़ पे छप जाता है। ओके, तो बेसिकली जो इसका एग्जाम्पल है यही आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सवाल में ज़्यादातर जो भी प्रिंटर से सवाल आए हुए हैं वो एग्जाम्पल के ही बेस पे आए हुए हैं। तो मैंने आपको इम्पैक्ट प्रिंटर के 4-5 एग्जाम्पल बताए। पहला बताया डेजी व्हील प्रिंटर, दूसरा लाइन प्रिंटर, तीसरा मैंने आपको चेन प्रिंटर बताया, और चौथा मैंने आपको ड्रम प्रिंटर बताया। इसकी अगर कुछ विशेषताओं की बात किया जाए कि इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो इन प्रिंटर को जब आप यूज करते हैं ना, तो इन प्रिंटर की जो प्रिंटर मशीन होती है उससे साउंड बहुत आता है, यानी आवाज़ बहुत आता है। इसके अलावा अगर बात किया जाए, यानी मैं आपको अगर इनकी विशेषताओं की बात करूँ, यानी इम्पैक्ट प्रिंटर की जो विशेषताएँ होती हैं, विशेषताओं की अगर हम लोग बात करें तो वो क्या काम करता है, तो जैसे पहला आपका हो जाएगा कि इसमें आवाज़ बहुत आती है, यानी ऐसी प्रिंटर में, यानी इम्पैक्ट प्रिंटर में अगर आप कहें तो आवाज़ बहुत आती है। इसके अलावा इसकी जो प्रिंट की क्वालिटी होती है उतनी नहीं होती जितना कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की होती है। क्यों होती है नॉन इम्पैक्ट की बेहतर, अभी मैं आपको बताऊँगा, लेकिन इम्पैक्ट प्रिंटर को थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। तो इसमें आवाज़ बहुत आती है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि इसमें जो आप कह लीजिए कि जो प्रिंट की क्वालिटी होती है उतनी बेहतर नहीं होती जैसा कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में होता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो इस प्रिंटर में ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो ब्लैक एंड वाइट वाला जो प्रिंट आउट होता है वो निकलने की कोशिश करता है। इसकी जो स्पीड होती है बहुत तेज़ तो नहीं होती है, काम भर की होती है, बट स्पीड इसकी बहुत तेज़ नहीं होती कंपेयर टू नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। यानी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की अगर स्पीड देखा जाए, प्रिंट करने की क्षमता जो उसकी है बहुत ज़्यादा होती है। ओके, तो ये कुछ तो मोटे तौर पर मैंने आपको एग्जाम्पल बताए। एग्जाम्पल के साथ साथ मैंने आपको कि इम्पैक्ट प्रिंटर होता क्या है वो बताया। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि इसकी विशेषताएँ क्या हैं।
अब हम लोग मूव करते हैं दूसरे वाले पॉइंट की तरफ, यानी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की तरफ चलते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात किया जाए स्टूडेंट, तो ये क्या होता है आपके मन में आएगा, तो जस्ट अपोजिट होता है इम्पैक्ट प्रिंटर के। कहने का मतलब ये है कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर यानी गैर प्रभाव प्रिंटर वो प्रिंटर होते हैं जो कागज़ पर छपाई करने के लिए रिबन और हथौड़ा जैसी किसी वस्तु से सीधे टकराव इम्पैक्ट नहीं करते। कहने का मतलब ये है कि यह ऐसा प्रिंटर होता है जिसमें जो इंक रिवर होती है या जो प्रिंटर का हेड होता है, जिसे हम लोग हथौड़ा भी कह सकते हैं, वो उसमें इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती उसकी। ओके, बेसिकली ये किस तरीके का यूज करता है, तो ये बेसिकली अगर देखा जाए तो ये अलग अलग तरीके का होता है, तो उस पर डिपेंड करता है कि ये बेसिकली किस तरीके से प्रिंट करता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बताऊँ तो इसका जो एग्जाम्पल आएगा वो एग्जाम्पल आपका हो जाएगा, जैसे पहला एग्जाम्पल मैं अगर आपको बताऊँ तो पहला एग्जाम्पल आपका हो जाएगा इंक जेट प्रिंटर। इंक जेट प्रिंटर, इंक जेट प्रिंटर। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल की जितने भी एग्जाम्पल आए हैं इस पे सभी पे सवाल आया हुआ है। अभी हम लोग आगे उन सवाल को सॉल्व करेंगे तो सारे प्रिंटर को आपको और डिटेल में समझने का मौका मिलेगा। ओके, तो पहला एग्जाम्पल मैंने आपको बताया इंक जेट प्रिंटर, जो कि सवाल आया हुआ है, अभी हम देखेंगे। इसके अलावा लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर क्या होता है, बेसिकली जो बीम निकलता है, लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर की बात किया जाए तो इसमें ये बीम के द्वारा क्या होता है कि प्रिंट करने की कोशिश करता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो आपका हो जाएगा थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर, ओके। थर्मल प्रिंटर के अलावा अगर हम लोग बात करें तो एक होता है डेस्क जेट, एक होता है आपका डेस्क जेट प्रिंटर। ओके, तो ये कुछ जो प्रिंटर मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताए, ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में आते हैं, यानी ऐसा प्रिंटर जिसमें रिबन और हथौड़ा जैसी कोई चीज़ जो कि कागज़ पे या पेपर पे कह लीजिए मारने का काम करता है जिससे प्रिंट हो, उसका उपयोग इस प्रिंटर में नहीं होता है। और ये प्रिंटर जो होता है आज के समय में अगर देखा जाए तो काफ़ी एडवांस प्रिंटर की कैटेगरी में आता है। जो महंगे प्रिंटर होते हैं वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की ही कैटेगरी में आते हैं। इसकी अगर विशेषताओं की बात किया जाए कि इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है या विशेषताएं हैं, जैसे कि मैंने इम्पैक्ट वाले में बताया, तो विशेषताओं की अगर बात करें तो बेसिकली इसकी जो विशेषताएँ हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की, तो इसमें अगर आप पहला कीजिएगा, पहला आपका ये विशेषता हो जाएगा कि इसमें जो आवाज़ होती है वो काफ़ी कम होती है, यानी ये बहुत ही स्मूथली काम करता है। आपको अगर प्रिंट कर रहे हैं तो बहुत ही लो लेवल की इसमें साउंड आता है, आवाज़ आती है। इसके अलावा जो इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी होती है काफ़ी बेहतर होती है कंपेयर टू इम्पैक्ट प्रिंटर, यानी ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के थ्रू आता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है, ये रीज़न है कि इसमें जो प्रिंट की क्वालिटी होती है वो काफ़ी बेहतर होती है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इसकी जो थर्ड क्वालिटी है कि इसकी जो रंगीन प्रिंट भी ये कर सकता है, यानी ये बेसिकली नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। ये बेसिकली अगर आप देखेंगे जिस कलर का आपको प्रिंट चाहिए उस तरीके का ये प्रिंट निकाल सकता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो ये बेसिकली जो इसकी स्पीड होती है काफ़ी तेज़ होती है कंपेयर टू इम्पैक्ट प्रिंटर। जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की जो प्रिंट आउट करने की क्षमता होती है या स्पीड होती है वो उनसे काफ़ी बेहतर होती है। ओके, ये पॉइंट मैंने आपको बताया नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का और इम्पैक्ट प्रिंटर का, दोनों का डिफरेंस भी मैंने बताया और दोनों के एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया। मैं पहले से आगाह कर दे रहा हूँ कि अगर प्रिंटर से सवाल आएगा तो आपको एग्जाम्पल आपके टिप पे होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्पल ही मेन तौर पे वहाँ से मतलब देखने को मिलेगा आपको एग्जाम में। ओके, तो हम लोग अब आते हैं सवाल पे। जो सवाल कहना चाह रहे हैं अब हम लोग उस पर मूव करते हैं। सवाल कह रहे हैं कि प्रिंट के दौरान गैर प्रभाव वाले प्रिंटर यानी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर पेपर को स्पर्श नहीं करते। मैंने आपको बता दिया इसलिए स्पर्श नहीं करते क्योंकि उनमें रिबन और हथौड़ा यूज नहीं किया जाता, जो कि प्रिंट करने का काम करता है। कागज़ पे मारता है तभी वो प्रिंट होता है, जैसा कि इम्पैक्ट वाले प्रिंटर में होता है। लेकिन आपको ये गैर प्रभाव प्रिंटर यानी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में सवाल पूछा है तो हमें उसके अकॉर्डिंग वो आपको तरीका बताया है। ओके, तो सवाल क्या कह रहा है कि प्रिंट के दौरान नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वाले जो पेपर होते हैं वो स्पर्श नहीं करते। वे कागज़ पर प्रतीकों को छापने के लिए केमिकल का यूज करते हैं या हीट का यूज करते हैं या इलेक्ट्रिक सिग्नल का यूज करते हैं। ओके, ये पॉइंट ध्यान रखिए। सवाल क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा गैर प्रभाव प्रिंटर नहीं होता है। एक एक करके देख लेते हैं कौन सा नहीं होता। डॉट मैट्रिक्स की अगर हम लोग बात करें तो क्या वो आप कह लीजिए कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स की अगर बात करें तो वो एक तरीके का आप कह लीजिए इम्पैक्ट प्रिंटर है। ओके, यही आपका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, यानी पहला वाला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है वो बेसिकली एक तरीके का इम्पैक्ट प्रिंटर है। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो थर्मल वाला है, थर्मल वाला किस कैटेगरी में आ जाएगा? थर्मल वाला आपका आ जाएगा नॉन इम्पैक्ट में। इसके अलावा जो डेस्क जेट है वो भी आपका नॉन इम्पैक्ट में आ जाएगा। लेज़र की बात किया जाए तो वो भी नॉन इम्पैक्ट में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वो लेज़र के थ्रू हो रहा है। ओके,
बाकी वो थर्मल के थ्रू हो रहा है, ये डेस्क जेट वाला जो है ये भी अलग तरीके से हो रहा है। तो बेसिकली यही है ना कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में अगर आप देखेंगे तो केमिकल का यूज होता है, गर्मी यानी टेम्परेचर या थर्मल का यूज होता है, बेसिकली इलेक्ट्रिक सिग्नल का यूज होता है। यही लिए अगर देखा जाए तो आज के समय में ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करता है और बहुतायत में ये काफ़ी एडवांस प्रिंटर के रूप में माना जाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इन चारों ऑप्शन में वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की बात कर रहा है, जो कि एक तरीके का इम्पैक्ट प्रिंटर है। ओके, सवाल यही पूछा है कि कौन सा इनमें से गैर प्रभाव प्रिंटर यानी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इसमें नहीं है। तो आपका डॉट मैट्रिक्स जो है एक तरीके का नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो इसका मतलब ये है कि नहीं है बस के लिए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इम्पैक्ट प्रिंटर ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं कि ये सारा पॉइंट आपको समझ में आया होगा। ओके, ये एग्जाम्पल आप बिल्कुल याद रखिएगा। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि DPI स्टैंड फॉर, यानी DPI का सिंपली आपसे वो फुल फॉर्म पूछना चाह रहा है। ओके, तो कह रहा है DPI स्टैंड फॉर यानी DPI का मतलब क्या है। DPI का मतलब हम लोग देख लेते हैं। DPI का पहले फुल फॉर्म जान लीजिए, क्योंकि सवाल आया है और वापस आने के चांसेस भी हमेशा बने रहेंगे। तो DPI का मतलब होता है डॉट्स पर इंच। डॉट्स पर इंच जो होता है वो DPI का फुल फॉर्म है। ओके, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। पहला कह रहा है डॉट डेटा पर इंच, नहीं होगा। आपका ऑप्शन बी कह रहा है डेटा प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी कह रहा है डॉट्स पर इंच, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। DPI का मतलब होता है डॉट्स पर इंच। अब थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं, जब बात छिड़ी गई है तो और जान लेते हैं। बेसिकली DPI की अगर हम लोग बात करें तो DPI जो है यह प्रिंटिंग और डिजिटल इमेजिंग में रिजोल्यूशन मापने की एक इकाई है। किस किस काम में आती है ये, तो ये आती है प्रिंटिंग के केस में। प्रिंटिंग के अलावा अगर हम लोग बात करें तो जो डिजिटल इमेजिंग होती है, डिजिटल इमेजिंग की अगर बात करें, इसमें डिजिटल इमेजिंग और प्रिंटिंग में अगर देखा जाए तो इसमें रिजोल्यूशन मतलब मेज़र करने की एक इकाई है। ओके, इसका मतलब ये है कि जहाँ पे हाई DPI होगा वहाँ पे इमेज बहुत ज़्यादा डॉट होंगे। इसका मतलब है कि उसमें बहुत ज़्यादा स्पष्टता होगी और वो बहुत ही क्लियर दिखाई देंगे। कहने का मतलब है कि जितना ज़्यादा DPI होगा यानी डॉट्स पर इंच होगा, इसका मतलब है कि वो प्रिंट आउट उतना ही बेहतरीन निकलेगा। कहने का मतलब है कि जितना ज़्यादा उसमें DPI होगा, जितना हाई DPI होगा, इसका मतलब ये है कि जो इमेज आप निकालना चाह रहे हैं, जो प्रिंट आउट आप निकलना चाह रहे हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डॉट्स होगा और उसकी वजह से क्या होगा कि जो प्रिंट आउट निकलेगा, जो क्लैरिटी होगी बहुत ज़्यादा आप कह लीजिए कि स्पष्ट होगी और वो काफ़ी क्लियर दिखाई देगी। ओके, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो DPI का मतलब क्या हो गया, डॉट्स पर इंच। जैसा कि आप मेरे इस सवाल में देख रहे होंगे, इसमें थोड़ा सा आपको क्लैरिटी कम दिख रही हो, क्योंकि इसमें DPI का उतना प्रॉपर इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। क्योंकि ये सवाल जो है ना, सवाल जो बुक जहाँ से मैं उठाया हूँ ये सवाल, ये बेसिकली उसमें प्रॉपर तरीके से ये प्रिंट नहीं हो पाया था। ओके, तो थोड़ा सा इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। इसके कुछ पेज ऐसे आए हैं जहाँ पे आपको सवाल प्रॉपर तरीके से नहीं दिखेगा, लेकिन मैं हर एक ऑप्शन को ज़रूर बोल रहा हूँ ताकि आप समझ पाएँ, आपका कोई नुकसान ना हो। ओके, मैं तो समझ पा रहा हूँ लेकिन आपको हो सकता है स्क्रीन पर ना दिख रहा हो, इस वजह से मैं हर एक ऑप्शन को, हर एक सवाल को बोल रहा हूँ। ओके, तो जो प्रिंट प्रॉपर तरीके से नहीं आए उसके लिए मैं माफ़ी चाह रहा हूँ। सारे सवाल ऐसे नहीं है बट कुछ हैं, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ओके, तो इसका सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे भी देखिए DPI थोड़ा सा कमजोरी है। सवाल क्या कहना चाह रहा है उसको देखते हैं। सवाल ये कह रहा है बेसिकली कि कौन सी पृष्ठ विवरण भाषा उच्च गुणवत्ता वाले प्रिंटर आउटपुट से सबसे अधिक जुड़ी हुई है, विशेष रूप से लेज़र प्रिंटरों में। लेज़र प्रिंटर किस कैटेगरी में आता था, तो लेज़र प्रिंटर जो है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में आएगा। लेज़र नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में आएगा। ओके, कौन सा प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इस कैटेगरी में कौन आता है, लेज़र प्रिंटर। ओके, सवाल क्या कह रहा है कि कौन सी पृष्ठ विवरण भाषा उच्च गुणवत्ता वाले प्रिंटर आउटपुट से सबसे अधिक जुड़ी हुई है, विशेष रूप से लेज़र प्रिंटरों में। विच पेज डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद हाई क्वालिटी प्रिंटर आउटपुट स्पेशली इन लेज़र प्रिंटर। तो पहला क्या कह रहा है, PCL। पहला जो कह रहा है वो कह रहा है आपका PCL, मैं लिख दे रहा हूँ अगर आपको दिख नहीं रहा होगा। PCL का मतलब है प्रिंटर कमांड लैंग्वेज, यानी PCL का मतलब होता है कि प्रिंटर कमांड लैंग्वेज की बात कर रहा है। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन दे रहा है HTML,
HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसके फुल फॉर्म को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। पिछले वाले लेक्चरों में मैं ऑलरेडी इन सबको कवर कर रखा हूँ, जो नहीं आ रहा है उनको मैं यहाँ पे लिख दूंगा। अगला जो ऑप्शन है उसका वो है आपका GDI यानी ग्राफिक्स डिवाइस इंटरफेस, और लास्ट वाला जो दे रखा है वो पोस्ट स्क्रिप्ट की बात कर रहा है। किसका ऑप्शन है जो आपका, वो है आपका पोस्ट स्क्रिप्ट। तो सवाल क्या कह रहा है कि कौन सी पृष्ठ विवरण भाषा उच्च गुणवत्ता वाले प्रिंटर आउटपुट से सबसे अधिक जुड़ी हुई है, विशेष रूप से लेजर प्रिंटरों में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी पोस्ट स्क्रिप्ट। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। पोस्ट स्क्रिप्ट जो है इसमें आप देखेंगे तो सबसे अच्छी जुड़ी है स्पेशली लेज़र वाले में। ओके, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि पोस्ट स्क्रिप्ट आखिर होता क्या है। तो यह बेसिकली एक पृष्ठ विवरण भाषा यानी पेज डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज PDL है, जिसे विशेष रूप से हाई क्वालिटी यानी उच्च गुणवत्ता वाले प्रिंटर आउटपुट के लिए डिज़ाइन किया जाता है। ओके, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि आपका पोस्ट स्क्रिप्ट वाला जो है ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पोस्ट स्क्रिप्ट की अगर बात करें तो यह एक तरीके का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी यह क्या है, पोस्ट स्क्रिप्ट एक तरीके का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कह लीजिए या भाषा कह लीजिए, यह एक तरीके का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, जो पृष्ठ पर टेक्स्ट को या ग्राफिक्स को या इमेज को सटीक तरीके से या सटीक रूप से दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है, क्या, पोस्ट स्क्रिप्ट। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि किस प्रकार का प्रिंटर नोजल के माध्यम से स्याही का छिड़काव करता है, यानी स्याही की छिड़काव की बात कर रहा है। ओके, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है भैया, पहला ऑप्शन कह रहा है इंकजेट प्रिंटर, ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है कि लेजर प्रिंटर, ऑप्शन सी क्या कह रहा है लाइन प्रिंटर, ऑप्शन डी कह रहा है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो अगर देखा जाए तो इन सभी ऑप्शन में कि वो कौन सा प्रिंटर है जो नोजल के माध्यम से स्याही का छिड़काव करता है। लेज़र प्रिंटर में आपको लग रहा है कि स्याही यानी इंक की ज़रूरत पड़ती होगी, वो तो लेज़र से काम कर रहा होगा। लाइन प्रिंटर की बात किया जाए तो लाइन एक तरीके से आप इंक का छिड़काव तो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ लाइन की बात कर रहा है। डॉट मैट्रिक्स की बात करें तो डॉट मैट्रिक्स एक तरीके का इम्पैक्ट वो है, इसमें जो हथौड़ा और इंक जो रिबन होता है उससे मारा जाता है, फिर जाके ये होगा, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब है कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका जो स्याही की छिड़काव की बात करें वो आपका हो जाएगा इंकजेट प्रिंटर, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका करेक्ट हो जाएगा। इंकजेट प्रिंटर जो है इसमें नोजल के द्वारा स्याही का छिड़काव किया जाता है जब प्रिंट करने की ज़रूरत होती है। तो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि कैरेक्टर इम्पैक्ट प्रिंटर अक्सर किस प्रकार के प्रिंट हेड का उपयोग करते हैं, यानी एक तरीके का प्रिंटर दे दिया है जिसका नाम है कैरेक्टर इम्पैक्ट प्रिंटर। उसमें पूछ रहा है कि जो प्रिंट हेड होता है वो किस तरीके का उपयोग करता है। पहला कह रहा है आपका इंकजेट प्रिंट हेड, ऑप्शन बी कह रहा है लेज़र प्रिंट हेड, तीसरा कह रहा है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंट हेड, चौथा कह रहा है थर्मल प्रिंट हेड। तो सबसे पहले ये देखिए कि सवाल मतलब जो प्रिंटर पूछ रहा है उसका कौन सा टाइप है। कैरेक्टर इम्पैक्ट की बात कर रहा है, यानी कैरेक्टर है इम्पैक्ट है, ये बेसिकली हथौड़ा मारने वाली बात कर रहा है। ओके, इंकजेट जो है वो बेसिकली किसका था, वो नॉन इम्पैक्ट वाला था, ये तो होने वाला नहीं। अगर लेज़र की बात किया जाए तो ये भी नहीं होने वाला, क्योंकि ये भी एक नॉन इम्पैक्ट वाले का है। थर्मल की बात किया जाए तो ये भी एक तरीके का नॉन इम्पैक्ट वाला है। अगर यहाँ पे इम्पैक्ट प्रिंटर की अगर बात कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंट हेड जो है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही आपका करेक्ट आंसर भी है और यही सही भी है। कैरेक्टर इम्पैक्ट प्रिंटर की अगर बात करें तो ये बेसिकली ये ऐसा प्रिंटर या ये इस प्रिंटर में आप कह लीजिए कि एक रिबन के माध्यम से कागज़ पर अक्षरों या ग्राफिक्स को मुद्रित करने के लिए छोटी पिनों का उपयोग करते हैं, जिससे यह एक इम्पैक्ट प्रिंटर तकनीक बन जाता है। ओके, कहने का मतलब मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि कैरेक्टर इम्पैक्ट जो प्रिंटर है लिखा है इम्पैक्ट प्रिंटर, इसका मतलब एक तरीके का ये जो कैरेक्टर इम्पैक्ट प्रिंटर है ये इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में आएगा। ओके, इसमें क्या होता है कि हथौड़े और रिबन की वजह से जो प्रिंट होते हैं उस वजह से इसे इम्पैक्ट प्रिंटर के रूप में कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल मैंने कई बताए थे और उस एग्जाम्पल को आप लोग ध्यान रखिएगा। मैं वापस रिपीट कर दे रहा हूँ कि जैसे डेजी वेल प्रिंटर हो गया, लाइन प्रिंटर हो गया, चेन प्रिंटर हो गया या ड्रम प्रिंटर हो गया, ये सब किस कैटेगरी के एग्जाम्पल हैं, तो इम्पैक्ट प्रिंटर के हैं। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंट हेड, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंट हेड। ओके, अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहे हैं कि गैर प्रभाव प्रिंटर द्वारा
चित्र बनाने के लिए किन तकनीकों का उपयोग किया जाता है। सवाल कह रहा है कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये देखिएगा, मैं शुरुआत में ही बोला कि उन्हीं 2 पॉइंट पे आपको सवाल पूछा जाएगा, या तो इम्पैक्ट प्रिंटर से पूछा जाएगा या तो नॉन इम्पैक्ट से। दोनों के एग्जाम्पल और दोनों में क्या डिफरेंस है उसको आप लोग अगर पता किए, जो पहले सवाल में मैंने डिटेल में बताया, अगर आपको उतना पता चल जाएगा तो आप लगभग इसके 60-70% सवाल तो ऐसे ही आसानी से कर जाओगे। ओके, तो सवाल क्या कह रहा है यहाँ पे, पूछ किसके बारे में रहा है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में। तो सवाल क्या कह रहा है कि गैर प्रभाव प्रिंटर द्वारा चित्र बनाने के लिए किन तकनीकों का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन कह रहा है आपका लेज़र टेक्निक, इंकजेट स्प्रे एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक मेथड। ऑप्शन बी कह रहा है कि ओनली इंकजेट स्प्रे। ऑप्शन सी कह रहा है थर्मल पेपर। ऑप्शन डी कह रहा है मैनुअल स्टैंपिंग। मैनुअल जो स्टैंपिंग होगी वो बेसिकली अगर देखा जाए तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में तो नहीं आने वाला है। थर्मल की बात किया जाए तो ये बेसिकली अगर मान लीजिए तो ये इम्पैक्ट वाले में आएगा, तो इसका थर्मल की बात करें तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में तो आएगा। लेकिन ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी कह रहा है कि ओनली इंकजेट, ओनली जहाँ लगा दी ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो जाएगा, तो मान के चलिए रफली 99% ये ऑप्शन गलत होने वाला है, तो ये भी चला गया। अब पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि लेज़र टेक्निक, बात सही है। इंकजेट स्प्रे, ये भी सही बात है। इलेक्ट्रोस्टैटिक मेथड, ये भी सही बात है। कि जो सवाल पूछा हुआ है कि गैर प्रभाव प्रिंटर द्वारा चित्र बनाने के लिए किन तकनीकों का उपयोग किया जाएगा, तो आपका आंसर यही हो जाएगा करेक्ट। उसमें लेज़र टेक्निक का यूज किया जा सकता है, उसमें इंकजेट स्प्रे का यूज किया जा सकता है, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक मेथड का यूज किया जा सकता है। ये सारे जितने एग्जाम्पल इसमें ऑप्शन नंबर ए में दे रखे हैं, यही वजह है कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि लेज़र प्रिंटर में घूमते हुए ड्रम पर चार्ज वितरण क्या बनाता है। ओके, सवाल क्या कह रहा है, लेज़र प्रिंटर में, लेज़र प्रिंटर किस कैटेगरी में आएगा, तो ये नॉन इम्पैक्ट कैटेगरी में आएगा, क्योंकि इसमें हथौड़े का और रिबन का यूज नहीं होता है। ये डायरेक्टली जो होता है ये लेज़र से प्रिंट किया जाता है। ओके, तो सवाल कह रहा है कि लेज़र प्रिंटर में घूमते हुए ड्रम पर चार्ज वितरण क्या बनाता है। पहला ऑप्शन कह रहा है हीट फ्रॉम द प्रिंट हेड। दूसरा कह रहा है कि अ लेज़र बीम। तीसरा कह रहा है इंक एप्लीकेशन। चौथा कह रहा है बेसिकली अगर देखा जाए तो इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रखा है, 2 ऑप्शन में नॉन ऑफ द एबव रखा है। तो एक मैनुअल समायोजन होगा, एक स्याही का अनुप्रयोग होगा। थोड़ा सा ये इसको मिसप्रिंट कर दिया है सवाल, ठीक है। तो पहला दूसरा वाला तो करेक्टली मतलब मिला हुआ है। तीसरा वाला जो इंक एप्लीकेशन है उसकी हिंदी इसने चौथे ऑप्शन में रख दिया है कि स्याही का अनुप्रयोग, और एक ऑप्शन जो मैनुअल समायोजन है वो इसमें गायब करके वहाँ नॉन ऑफ द एबव लिख दिया है। तो थोड़ा सा आप लोग कन्फ्यूज नहीं होइएगा, बाकी 2 ऑप्शन में नॉन ऑफ द एबव मैं आपको बता दे रहा हूँ ऐसे ही। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, अगर देखा जाए तो सवाल किसके बारे में पूछा है, लेज़र प्रिंटर के बारे में। तो जो लेज़र से संबंधित होगा वही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो सवाल पूछा है कि लेज़र प्रिंटर में घूमते हुए ड्रम पर चार्ज वितरण क्या बनाता है, तो बेसिकली एक तरीके का लेज़र बीम बनाता है, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे देखिए DPI बहुत ही क्लियर आया है, यही वजह है कि इसका प्रिंट बड़ा अच्छा हुआ है। सोचिए हम लोग कंप्यूटर पढ़ते पढ़ाते एक दूसरे से मतलब कंप्यूटर के बारे में भी अच्छी खासी जानकारी होने लगी है अब, कि समझ आने लगा कि एटलीस्ट कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होते हैं किस तरीके के होते हैं। अच्छी खासी जानकारी तो नहीं हो रही है, लेकिन यह है कि समझ तो ये आ रहा है कि बिल्कुल मतलब किस तरीके का जो लैंग्वेज में मतलब लैंग्वेज यूज होता है कंप्यूटर में, उसकी एक बेसिक नॉलेज तो हो रही है। ओके, तो यही इतनी ही नॉलेज आपको ज़रूरत है, आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, हम लोगों को विद्वान नहीं बनना है। ओके, तो सवाल क्या कह रहा है कि उच्च गुणवत्ता वाले प्रिंटर कैसे अधिक सहज पैटर्न बनाते हैं, यानी हाउ डू हायर क्वालिटी प्रिंटर्स प्रोड्यूस स्मूथर पैटर्न। तो पहला ऑप्शन कह रहा है उच्च गुणवत्ता वाले प्रिंटर की बात कर रहा है, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, किसकी बात कर रहा है, उच्च गुणवत्ता वाले प्रिंटर यानी हायर क्वालिटी प्रिंटर्स की बात कर रहा है। वो कैसे अधिक सहज पैटर्न बनाते हैं उसका रीज़न पूछ रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है रंगों की संख्या बढ़ा के, ऐसा तो नहीं होगा। ऑप्शन बी कह रहा है बड़े आकार के कागज़ का उपयोग करके, ये भी कुछ वेग ऑप्शन लग रहा है। ऑप्शन सी कह रहा है समग्र प्रिंट गति को कम करके, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी क्या कह रहा है आसन्न बिंदुओं को ओवरलैप करने की अनुमति देने के लिए बिंदुओं की स्थिति को स्थानांतरित करके, यानी बाई शिफ्टिंग डॉट्स पोजीशन टू अलाउ एडजेसेंट डॉट्स टू ओवरलैप। बिल्कुल यही करेक्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा, यही आंसर आपका होने वाला है। ओके, तो हाई क्वालिटी जो प्रिंटर होते हैं अगर देखा जाए तो बेसिकली हाई क्वालिटी वाले प्रिंटर में अधिक सहज पैटर्न बनाने के लिए अगर देखा जाए तो डिथरिंग और बिंदु स्थानांतरण यानी डॉट प्लेसमेंट जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाता है। यही रीज़न है कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगले सवाल पे क्या कहना चाह रहा है, एक तरफ प्रिंटर दे रखा है, प्रिंटर टाइप्स की बात कर रहा है, दूसरे तरफ उसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहा है। यानी पहले वाले सूची 1 में दे रखा है कि किस तरीके के प्रिंटर होते हैं, दूसरे उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं वो दे रखा है। तो पहला इसमें जो मेंशन किया हुआ है वो है आपका इंकजेट। इंकजेट की बात किया जाए तो इंकजेट किस में आएगा, किस कैटेगरी में आएगा, तो ये बेसिकली नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आएगा। ओके, ये बेसिकली किस में आएगा, तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आएगा। ओके, तो यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक देख रहा है एक बार उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला कह रहा है कि भौतिक त्रिआयामी यानी 3 डायमेंशनल वस्तुएं बनाता है। दूसरा कह रहा है इम्पैक्ट प्रिंटर जो पेन का उपयोग करके स्याही रिबन पर स्ट्राइक करता है। ओके, तीसरा कह रहा है टोनर पाउडर का उपयोग करके उच्च गति वाली छपाई करता है। चौथा कह रहा है कागज पर तरल स्याही की बूंदों को स्प्रे करता है। इंकजेट का मतलब क्या होता है, इंकजेट आप खुद ही अगर इस वर्ड को ब्रेक कीजिए, इसका मतलब है स्याही को एकदम जेट के फॉर्म में ले जा रहा है। यानी आप कहने का मतलब है कि इस कागज पर तरल स्याही की बूंदों को स्प्रे करने का काम कौन करता है, इंकजेट प्रिंटर करता है। तो इसका मतलब ये है कि पहले को अगर हम लोग 4 से मैच करा दें, यानी ये वाला यहाँ आके मैच हो जाए, पहला वाला अगर 4 से मैच होगा तो आपका आंसर डायरेक्टली मिल जाएगा। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका करेक्ट होने वाला है इस सवाल का। ओके, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, लेकिन बाकी भी हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन। दूसरा जो दे रखा है वो लेज़र की बात कर रहा है। लेज़र की अगर हम लोग बात करें तो लेज़र क्या काम करता है, लेज़र में अगर आप देखेंगे तो एक बेसिकली पाउडर का उपयोग किया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं टोनर। पिछले लेक्चरों में अगर आप सुन रहे होंगे रेगुलरली तो मैंने आपको टोनर जो वर्ड था वो पाउडर से रिप्लेस करके बताया था कि टोनर का मतलब होता है पाउडर। ओके, तो इसमें जो लेज़र वाला होता है, लेज़र जो प्रिंटर होता है ना, इसमें एक टोनर पाउडर का उपयोग किया जाता है और उससे हाई क्वालिटी की और बहुत स्पीड में क्या कह लें छपाई होती है, प्रिंट होती है। यानी बी को अगर हम 3 से मैच करा दें, बी को हम 3 से मैच करा दें तो आपका ये मैच हो जाएगा। अगला वाला क्या कह रहा है कि डॉट मैट्रिक्स। डॉट का मतलब क्या होता है अगर आप देखें तो डॉट का बेसिकली मतलब यही होता है ना कि उसमें डॉट डॉट नुमा स्ट्रक्चर जो होंगे वो इंक के फॉर्म में बेसिकली हथौड़े से मारेगा तो वो जाके छपाई हो जाएगी। तो ये बेसिकली एक तरीके की इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में आएगा। तो इसका जो होगा वो 2 से मैचिंग प्रॉपर हो जाएगा कि इम्पैक्ट प्रिंटर जो पिन का उपयोग करके स्याही रिबन पर स्ट्राइक करता है वो एक तरीके का डॉट मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करता है, यानी उस कैटेगरी का प्रिंटर ये होता है। इसका मतलब है कि 2 से मैच हो जाएगा। जो बचा यानी 3D प्रिंटिंग की बात कर रहा है, 3D प्रिंटिंग की अगर हम लोग बात करें तो इसका एक ही ऑप्शन बचेगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे भौतिक त्रिआयामी वस्तुएं बनाता है कौन, 3D पिक्चर, 3 डायमेंशनल की बात ही कर रहा है, प्रोड्यूस फिजिकल 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। यहाँ पे भी 3D लिख दिया है। 3D का मतलब ही क्या होता है, इसका फुल फॉर्म देखिए तो ये होता है आपका 3 डायमेंशनल की बात कर रहा है। ओके, 3 डायमेंशनल। ओके, इसका आप मैच कराइएगा 1 से, इसका मतलब ये 1 से मैच होगा। जिस ऑप्शन में 4, 3, 2 और 1 होगा वही आपका करेक्ट हो जाएगा। आंसर मैंने बता दिया है कि ऑप्शन नंबर इसका बी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो सवाल में क्या पूछ रखा है बेसिकली, तो लिस्ट 1 में अगर आप देखेंगे तो मोबाइल टैबलेट स्क्रीन के टाइप की बात कर रहा है और उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं यानी विशेषताएं हैं उनकी बात कर रहा है। एक एक करके देख लेते हैं क्या क्या दिया भैया। पहला दिया हुआ है एमोलेड। एमोलेड की अगर फुल फॉर्म किया जाए, मैं यहाँ पे फुल फॉर्म इसकी लिख दे रहा हूँ, एमोलेड की जो फुल फॉर्म है उसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि आपसे कोई कन्फ्यूजन ना हो। इसका फुल फॉर्म होता है एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। ये फुल फॉर्म जो है आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि हर लेक्चर में मेरा जोर होता है कि आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ओके, इसके अलावा एलसीडी की अगर बात किया जाए तो एलसीडी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले। लाइट क्रिस्टल जो डिस्प्ले होता है वो एलसीडी का फुल फॉर्म होता है। एमोलेड का मैंने बता दिया, एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। तो एमोलेड की बात किया जाए तो एमोलेड बेसिकली एक तरीके का स्क्रीन होता है। ओके, तो ये क्या काम करता है बेसिकली, तो इस स्क्रीन में अगर आप देखें, एमोलेड में देखें तो इसकी स्क्रीन में जो प्रत्येक पिक्सल होते हैं वो स्वयं प्रकाशित होते हैं जिससे बेहतर रंग और गहरा काला रंग मिलता है। ओके, और यह बिजली भी कम खपत करता है कंपेयर टू अदर स्क्रीन। तो इसका मतलब यह है कि पहला वाले को अगर देखें तो किससे मैच करेगा भैया, पहला वाला जो है वो आपका विविड रंग वास्तविक काले सेल्फ लिट्स पिक्सल होते हैं, यानी एक को अगर हम लोग 4 से मैच करा दें तो आपको आंसर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसका मतलब है कि एक को जैसे ही 4 से आप मैच कराओगे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
यहीं एक ही जगह मैच किया है। एलसीडी की अगर बात करें, जिसका फुल फॉर्म होता है लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले, अगर एलसीडी की बात किया जाए तो ये क्या होता है, एक तरीके का बैकलिट होता है और ये बजट डिवाइसों में बहुत काफ़ी आम होता है एलसीडी। ओके, एलसीडी अगर इसकी बात किया जाए तो ये बेसिकली इसका 3 से मैच करा दिया जाए तो आपका मैचिंग बहुत प्रॉपर हो जाएगा। इसको 4 से मैच करा दीजिए, इसको 3 से। ओके, ये पॉइंट कीजिए। रेटिना डिस्प्ले की अगर बात किया जाए कि रेटिना डिस्प्ले का काम क्या होता है, तो ये हाई पिक्सल डेंसिटी होता है। जनरली जो एप्पल की ब्रांड है वो इसका उपयोग करती है, यानी इसका जो मैचिंग हो जाएगा 1 से हो जाएगा। ई इंक की अगर हम लोग बात करें, ई इंक जो होता है ये एक तरीके के ई रीडर में प्रयुक्त होता है। जैसे कैंडल एक होता है ना, आप लोग पढ़ाई करते होंगे या बहुत से लोग सुने होंगे, ई कैंडल नामक एक डिवाइस आती है जिसमें वो किताबें होती हैं, लोग उसमें पढ़ते हैं। तो उसमें अगर देखा जाए तो बहुतायत रूप में ई इंक का उपयोग किया जाता है और वो ई रीडर में प्रयुक्त होता है। इससे रीज़न क्या है इसका ऐसे उपयोग करने के लिए, तो बेसिकली ये बहुत कम बिजली का उपयोग करता है और कागज़ जैसा प्रभाव पैदा करता है, जो उन्हें बेसिकली अगर देखा जाए जो ई रीडर्स होते हैं उनके लिए काफ़ी सुटेबल बनाता है। ओके, तो ई इंक की बात किया जाए तो बेसिकली ये कम शक्ति यूज करता है पावर की, और ई रीडर में ये खासकर अगर देखें तो आप प्रयुक्त होता है। यानी डी को हम लोग 2 से मैच करा दें तो इन चारों का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। यानी जिस ऑप्शन में आपको 4 3 और 2 4 3 1 और 2 ऑप्शन होगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो जो कि ऑप्शन नंबर डी में ये मैच कर रहा है प्रॉपर तरीके से। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है स्टूडेंट कि लिथियम आयन बैटरियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सवाल क्या पूछना चाह रहा है, लिथियम आयन बैटरी की बात कर रहा है। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। लिथियम आयन बैटरियों के संबंध में ये बात पूछ रहा है, तो आगे कथनों पर विचार कीजिए। क्या क्या स्टेटमेंट क्या क्या कह रहा है कि लिथियम आयन बैटरियाँ गैर रिचार्जेबल उपकरणों यानी डिवाइसेज में उपयोग की जाने वाली सबसे आम बैटरियाँ हैं। जो भी बैटरियाँ हम लोग अपने आईपैड या टैबलेट या मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप इन सब में यूज करते हैं, अगर आप देखेंगे तो उसमें बहुतायत रूप में लिथियम आयन बैटरी का उपयोग किया जाता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। बेसिकली जो भी हम लोग अपने डिवाइसेज में यूज करते हैं जो कि रिचार्जेबल होती है, उसमें बहुतायत रूप में आप लिथियम आयन बैटरी का उपयोग किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि लिथियम आयन जो बैटरी होती है वो गैर रिचार्जेबल होती है, यानी नॉन रिचार्जेबल होती है। इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट आपका गलत है। क्यों? क्योंकि ये रिचार्जेबल होती है, ना कि गैर रिचार्जेबल। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि जो लिथियम आयन बैटरी होती है वो रिचार्जेबल होती है। पहला अगर ऑप्शन आप पहला स्टेटमेंट अगर आप कट करेंगे तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर डी में, चारों में एक एक दे रखा है, जो कि गलत हो जाएगा क्योंकि हमसे पूछा है कौन सा सही है। ओके, तो इन चारों ऑप्शन में अगर देखा, तीनों स्टेटमेंट में अगर देखें तो पूछ रहा है कि कौन सा सही है, तो इसका मतलब है कि अगर पहला गलत है इसका मतलब है कि डायरेक्ट आपको आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर ए। इसका मतलब यह है कि 2 और 3 जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 में कह रहा है कि लिथियम आयन बैटरियों का व्यापक रूप से लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, ई बाइक, ई स्कूटर और पावर टूल्स में यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। इसके अलावा जो कह रहा है तीसरा स्टेटमेंट कि लिथियम आयन बैटरियाँ बहुत ज्वलनशील होती हैं। ज्वलनशील का मतलब होता है फ्लैमेबल, यानी इसमें आग लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि लिथियम आयन जो बैटरियाँ होती हैं वो काफ़ी ज्वलनशील होती हैं, इसमें आग लगने का खतरा हमेशा बना रहता है। अब देखिए इस समय गर्मी आने वाली है, गर्मी में जो इलेक्ट्रॉनिक बैटरियाँ होंगी जिसमें लिथियम आयन बैटरियों का यूज किया गया है, बेसिकली देखेंगे कि कहीं हमेशा न्यूज आता रहेगा कि भाई उसमें आग लग गई, गाड़ी में आग लग गई, ये फलाना डिमका, ऐसा होता रहेगा क्योंकि ये थोड़ा सा हाई टेम्परेचर पे थोड़ा सा बर्न होने के चांसेस इसमें बढ़ जाते हैं। ओके, तो लिथियम आयन बैटरी के बारे में पूछा था, मैंने तीनों स्टेटमेंट आपको डिटेल में समझाने की कोशिश किया और ये भी मैंने आपको बताया कि जो लिथियम आयन बैटरियाँ होती हैं ये ज़्यादातर अगर देखा जाए तो ये बेसिकली रिचार्जेबल जो डिवाइसेस होते हैं, रिचार्जेबल यानी जिसे बार बार चार्ज किया जा सके, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। एग्जांपल के तौर पे आपको स्टेटमेंट 2 अगर आप पढ़ेंगे, जैसे लैपटॉप हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, ई बाइक हो गया, ई स्कूटर हो गया और जो अन्य पावर टूल्स हैं उनमें इसका उपयोग किया जाता है। यही रीज़न है कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओनली 2 और 3 आर करेक्ट, पहला वाला जो है वो आपका गलत हो जाएगा। अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि टैबलेट की एक महत्वपूर्ण हार्डवेयर विशेषता क्या है। टैबलेट की बात कर रहा है जो आप लोग पढ़ाई के लिए यूज करते हैं, मूवी के लिए यूज करते हैं, एक मोबाइल से बड़ा वर्जन है बेसिकली, उसी को हम लोग टैबलेट बोलते हैं। एंड्रॉयड में अगर बात किया जाए तो इसको टैबलेट बोलते हैं, एप्पल वाले जो निकालते हैं भैया उसको आईपैड बोलते हैं, उनका आई चलता ही रहता है, वो अलग ब्रांड हैं।
पता नहीं किस बात पे भौकाल है। ओके, तो टैबलेट की बात पे हम लोग देखते हैं कि टैबलेट की एक महत्वपूर्ण हार्डवेयर विशेषता क्या होती है। हार्डवेयर का मतलब क्या होता है, जिसे हम फिजिकली टच कर पाएँ, जिसे हम फील कर पाएँ कि हाँ कोई चीज़ यहाँ रखी हुई है। सॉफ्टवेयर की बात क्या होती है कि जो कि हम एक डिजिटल फॉर्म में इनपुट देते हैं और वो कंप्यूटर अपने अंदर प्रोसेस करता है, उसे हमें आउटपुट के फॉर्म में निकालता है। तो वो बेसिकली एक तरीके का वहाँ पे सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है, जो कि हमें दिखता तो है लेकिन हम उसको टच करके फील नहीं कर सकते। जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताऊं तो जो व्हाट्सएप आप यूज़ करते हैं, टेलीग्राम यूज़ करते हैं, यूट्यूब जो ऐप यूज़ करते हैं, ये एक तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं। लेकिन जो कीपैड आप लैपटॉप में यूज़ करते हैं, जो डिवाइस यूज़ करते हैं, मोबाइल का जो टच स्क्रीन है, वो क्या है, एक तरीके का हार्डवेयर है, क्योंकि हम उसे टच कर पा रहे हैं, उसे हम फील कर पा रहे हैं कि हाँ ये भैया हार्ड है। ओके, तो बेसिकली वो हार्डवेयर विशेषता पूछ रहा है किसकी, टैबलेट की। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि फिजिकल कीबोर्ड। कीबोर्ड की बात करें, ये हार्डवेयर है, बात बिल्कुल सही है। तो टैबलेट में यहाँ पे पूछ रहा है कि टैबलेट की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है, कीबोर्ड टैबलेट में होता नहीं है। टच स्क्रीन इंटरफेस की अगर बात किया जाए तो यही बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो टैबलेट होता है उसे बेसिकली हम लोग टच स्क्रीन के माध्यम से यूज करते हैं, यानी उसमें टच स्क्रीन लगा होता है, उसी बेस पे करते हैं। ओके, तो जो संचालित करते हैं टैबलेट को, वो टच स्क्रीन के, जैसे फ़ोन आप यूज करते हो ना टच स्क्रीन वाला, सेम वही चीज़ तो है, उसी का बड़ा भाई होता है टैबलेट। तो जो टच स्क्रीन इंटरफेस है वो बेसिकली एक तरीके का हार्डवेयर की कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि उसे हम टच कर पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं। ओके, माउस इनपुट की बात किया जाए तो ये टैबलेट में यूज होता नहीं है। जॉय स्टिक की बात किया जाए तो ये भी नहीं होता है। ओके, तो बेसिकली इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टच स्क्रीन इंटरफेस जो होता है वो टैबलेट की एक महत्वपूर्ण हार्डवेयर विशेषता है। ओके, अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि मोबाइल उपकरणों पर हैप्टिक फीडबैक सक्षम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा घटक महत्वपूर्ण है। सवाल क्या पूछना चाह रहा है, बेसिकली सवाल ये पूछना चाह रहा है कि मोबाइल उपकरणों में जो हैप्टिक फीडबैक होता है, हैप्टिक फीडबैक होता क्या, पहले हम लोग उसको समझते हैं, फिर सवाल समझ आ जाएगा। ओके, हैप्टिक फीडबैक की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली हैप्टिक जो फीडबैक होता है एक ऐसी तकनीक होती है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसमें फ़ोन जो होता है ना वो वाइब्रेशन या हल्के स्पर्श संकेत के माध्यम से उपयोगकर्ता को प्रतिक्रिया देता है। कहने का मतलब है कि जो हमारे फ़ोन में वाइब्रेशन होता है, जैसे मैसेज आ गया तो वाइब्रेशन होता है, या आप व्हाट्सएप कोई कर रहा है वो तब मैसेज आएगा, या कोई नोटिफिकेशन आ गया तब वो हमारा फ़ोन जो वाइब्रेट करता है ना, उसी प्रक्रिया को बोलते हैं हैप्टिक फीडबैक। ओके, तो जनरली ये जो भी डिवाइसेस हैं अगर देखेंगे आप एडवांस वर्जन पे, उनमें ये फीचर्स होते हैं। तो सवाल क्या कह रहा है कि मोबाइल उपकरणों यानी मोबाइल डिवाइस पर जो हैप्टिक फीडबैक है, यानी जो वाइब्रेशन वाली कंडीशंस आती हैं, यानी मैसेज आ गया या कोई नोटिफिकेशन आ गया, तो जो भी हैप्टिक फीडबैक होता है, जो भी वाइब्रेशन उसमें होता है, उसको सक्षम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा घटक महत्वपूर्ण है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर, ऑप्शन बी कह रहा है एम्बियंट लाइट सेंसर, ऑप्शन सी कह रहा है वाइब्रेशन मोटर, ऑप्शन डी कह रहा है कैपेसिटिव टच स्क्रीन। तो वाइब्रेशन की बात हो रही है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वाइब्रेशन से संबंधित होगा, इसका मतलब है कि वाइब्रेशन मोटर जो है वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैप्टिक फीडबैक के लिए। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वाइब्रेशन मोटर। ओके, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। दो पॉइंट यहाँ पे आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे बेसिकली कि पहला ये है कि हैप्टिक फीडबैक जो होता है वो क्या होता है, दूसरा ये है कि मोबाइल में इसको और शॉर्टकट में अगर हैप्टिक फीडबैक को समझने की कोशिश किया जाए तो इसका मतलब ये बेसिकली और शॉर्ट में हम लोग बताते हैं, जैसे कि मोबाइल में जो कंपन द्वारा मिलने वाली स्पर्श प्रतिक्रिया होती है उसी को हम लोग बोलते हैं हैप्टिक फीडबैक। ओके, ये पॉइंट हो गया। और इसका काम ये किस किस कंडीशन में ये होता है, तो जैसे फ़ोन आ गया यानी कॉलिंग आ गई तब हो गया, मैसेज आ गया तब हो गया, या कोई नोटिफिकेशन आ गया तब वाइब्रेट करता है, उससे हमें फील होता है कि हमारे फ़ोन में कुछ ना कुछ आया है। वही आप कह लीजिए कि एक महत्वपूर्ण घटक है किसका, वाइब्रेशन मोटर का। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कहना क्या चाह रहा है कि डैश उपयोगकर्ता से संबंधित डेटा संग्रहित करता है, और जीएसएम का मतलब होता है बेसिकली ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ओके, तो बेसिकली मोबाइल संचार के लिए ग्लोबल सिस्टम की बात करें, मोबाइल सिस्टम के लिए भी प्रासंगिक है। तो सवाल क्या कह रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से सिम हो गया, एचएमआर हो गया, वीएलआर हो गया और सीएमआर हो गया। तो सिम का पहले फुल फॉर्म आप जान लीजिए कि सिम का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ सिम। ओके, तो सिम का मतलब होता है बेसिकली अगर देखा जाए तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ओके, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, एक और जान लीजिए, यही सवाल में ही दे रखा है जीएसएम का भी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है आपसे। इसका जो फुल फॉर्म होगा वो होगा आपका ग्लोबल
ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ओके, तो सिम का फुल फॉर्म क्या होगा? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। और जीएसएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। दोनों का फुल फॉर्म आप लोग ध्यान रखिएगा। तो सवाल यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी सिम, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल जो होता है वो बेसिकली अगर देखा जाए तो उपयोगकर्ताओं यानी यूजर्स से संबंधित डेटा संग्रहित करता है। और जीएसएम यानी बेसिकली ग्लोबल सिस्टम फॉर मॉड्यूल कम्युनिकेशन, मोबाइल कम्युनिकेशन, आप कह लीजिए कि मोबाइल सिस्टम के लिए भी ये प्रासंगिक है। इसका मतलब है कि जो गैप यहाँ दे रखा है, यहाँ पे अगर आप सिम वर्ड यूज कर दीजिए तो आपका ये स्टेटमेंट पूरा हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं कि सिम उपयोगकर्ता से संबंधित डेटा संग्रहित करता है और जीएसएम मोबाइल सिस्टम के लिए भी प्रासंगिक है। तो वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिम, यानी सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। दूसरा क्या कह रहा है? एचएमआर। एचएमआर की बात किया जाए तो हेडर मैनिपुलेशन रूल्स। वीएलआर का फुल फॉर्म जो हो गया वो विजिटर लोकेशन रजिस्टर की बात कर रहा है। सीएमआर की अगर हम लोग बात करें तो ये कस्टमर मैनेज्ड रिलेशनशिप की बात कर रहा है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल थोड़ा सा मैचिंग करने की बात कर रहा है। दो कॉलम में ये सवाल दे रखा है। पहले कॉलम में क्या कह रहा है भैया? वायरलेस नेटवर्क के प्रकारों की बात कर रहा है और उसके विवरण की बात कर रहा है बेसिकली, यानी कॉलम ए में जो दे रखा है वायरलेस नेटवर्क के टाइप्स की बात कर रहा है और जो कॉलम बी में दे रखा है उनके विवरण की बात कर रहा है। तो एक एक करके देख लेते हैं। कॉलम ए में पहला जो वर्ड दे रखा है सेलुलर नेटवर्क की, अगर हम लोग बात करें सेलुलर नेटवर्क की, तो सेलुलर नेटवर्क जिससे मैच होगा उसका मतलब होगा कि मोबाइल फ़ोन के लिए वैश्विक कवरेज की बात कर रहा है। ओके, यानी एक का अगर हम लोग 3 से मैचिंग करा दें तो अब हम लोग ऑप्शन को ढूंढते हैं, 1 का 3 एक जगह है, इसका मतलब है कि आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। सेलुलर नेटवर्क की बात करें तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ग्लोबल कवरेज फॉर मोबाइल फ़ोन्स, यानी मोबाइल फ़ोन के लिए वैश्विक कवरेज की बात कर रहा है। दूसरा वाला जो कह रहा है वायरलेस हॉटस्पॉट की, अगर हम लोग बात करें वायरलेस जो हॉटस्पॉट होता है उसमें अगर आप देखेंगे तो कैफ़े हो गया, हवाई अड्डा हो गया, जैसे सार्वजनिक स्थानों पर वायरलेस इंटरनेट एक्सेस प्राप्त करने की एक टाइप होता है। ओके, इसके अलावा तीसरे की बात करें मिलिट्री वायरलेस नेटवर्क की बात करें, यानी सैन्य वायरलेस नेटवर्क की अगर हम लोग बात करें तो ये बेसिकली किससे संबंधित है? तो ये एक तरीके का टैक्टिकल अभियानों के लिए स्वतः निहित नेटवर्क की बात करता है, यानी इसको हम लोग 4 से मैच करा दें। ओके, 4 से। इसके बाद दिया है फ्लीट वायरलेस कम्युनिकेशन की बात करें तो इसका बेसिकली एक ही ऑप्शन आपका बचेगा जो कि है दूसरा वाला। ओके, यानी संचार के लिए बेसिकली टैक्सियों, ट्रकों और डिलीवरी वाहनों द्वारा उपयोग किया जाता है क्या? फ्लीट वायरलेस कम्युनिकेशन। तो चारों जो ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, अगर एक ऑप्शन आपका पकड़ में आ गया ना तो आप आंसर तक पहुँच जाएंगे। जैसे मैंने सेलुलर नेटवर्क को पकड़ा और मैंने उसको मैच कराने की कोशिश किया तीसरे से, यानी मोबाइल फ़ोन के लिए वैश्विक जो कवरेज प्रदान करता है वो कौन करता है? सेलुलर नेटवर्क करता है। यहीं से हमारा आंसर मिल गया। तो ऐसे सवालों में बेनिफिट भी होता है और इसका नुकसान भी है। अगर आप एक वर्ड को ब्रेक किए और इसके आंसर को निकाल पाए तब तो आप सवाल को लगभग बना ले जाएंगे। अगर आप उनमें कंफ्यूज हुए तब आपका ये सवाल मैटर ये गड़बड़ाएगा। ओके, तो उसी तरीके से आपको अगर देखना है कि कौन सा ऑप्शन किससे मैच होने के लिए मोस्ट प्रोबेबल बन रहा है तो सबसे पहले जो आपको सबसे ईजी लगे उसको मैच कराने की कोशिश करिए और उसको आप जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करिए। ओके, अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल भी अगर देखिए तो 2 कॉलम दे रखा है, उनमें क्या क्या बात कर रहा है। कॉलम ए में अगर देखा जाए तो गतिशीलता और नेटवर्क प्रकार यानी टाइप्स की बात कर रहा है, मोबिलिटी एंड नेटवर्क टाइप्स की बात कर रहा है। और कॉलम बी में देखा जाए तो उसके उचित विवरण से संबंधित है। ओके, तो 2 कॉलम यहाँ पे दे रखा है। पहले वाले में क्या मैच कराने की बात कर रहा है? फिक्स्ड वायरलेस नेटवर्क। फिक्स्ड वायरलेस नेटवर्क की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो मैचिंग होगा वो स्थिर बिंदुओं के लिए, स्थिर बिंदुओं के बीच वायरलेस संचार की बात करें, क्योंकि फिक्स्ड क्या होता है? स्थिर होता है। वायरलेस का मतलब होता है बिना तार के, नेटवर्क का मतलब होता है एक जंजाल या जाल, माया जाल। ओके, तो फिक्स्ड वायरलेस नेटवर्क की बात किया जाए तो एक को अगर हम लोग 2 से मैच करा दें, एक को 2 से मैच करा दें। अब हम लोग आते हैं ऑप्शन पे। पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि पहले ही में दे रखा है 1 का 2 से मैच कराने की बात कर रहा है। ओके, दूसरा वाला जो दे रखा है मोबाइल वायरलेस नेटवर्क की जो बात कर रहा है, मोबाइल वायरलेस नेटवर्क, इसमें अगर देखा जाए तो ये बेसिकली क्या होता है कि चलते समय कनेक्टिविटी की अनुमति देता है, जैसे किसी कार या विमान में। ओके, यानी इसका 1 से मैच करा दीजिए। इसके बाद तीसरा वाला जो दे रखा है वो वायर्ड नेटवर्क की बात कर रहा है, वायर्ड नेटवर्क की बात कर रहा है। वायर्ड नेटवर्क में बेसिकली क्या होगा? 3 को अगर हम 3 से ही मैच करा दें, यानी
ईथरनेट केबल जैसे भौतिक कनेक्शन की आवश्यकता होती है। बात बिल्कुल सही है, ये 3 से मैच हो जाएगा। चौथा क्या कह रहा है कि वायरलेस मॉडेम। वायरलेस मॉडेम में क्या होता है, बेसिकली ये अगर देखा जाए तो लैपटॉप को वायरलेस तरीके से इंटरनेट से कनेक्ट करने में सक्षम बनाता है। हाँ भाई बिल्कुल, वाईफाई इसी कैटेगरी में तो लगता है। ओके, तो ये बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैंने मैच करा दिया है। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि एंड्रॉयड ऐप्स बनाने के लिए मुख्य रूप से किस प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया जाता है। बेसिकली सवाल ये पूछना चाह रहा है, जो भी हम लोग एंड्रॉयड ऐप बनाते हैं उसमें कौन सी, इन चारों ऑप्शन में से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया जाता है। पहला ऑप्शन कह रहा है स्विफ्ट, दूसरा कह रहा है पर्ल, तीसरा कह रहा है ऑब्जेक्टिव सी, चौथा कह रहा है कोटलिन। ओके, एक एक करके देख लेते हैं कि एंड्रॉयड ऐप बनाने के लिए मुख्य रूप से किस प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया जाता है। अगर बात किया जाए स्विफ्ट की, यानी स्विफ्ट की बात किया जाए और ऑब्जेक्टिव सी की बात किया जाए, तो ये दोनों जो हैं ये अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से किस ऐप को बनाने के काम करते हैं, तो ये iOS का बनाने का यूज करते हैं। iOS जो ऐप होता है ना, उसको बनाने का काम करते हैं। ऐप डेवलपमेंट की बात करिए। ओके, iOS ऐप डेवलपमेंट, यानी जो एप्पल कंपनी अपना एक खुद का कह लीजिए कि सॉफ्टवेयर निकालती है iOS, वो बेसिकली स्विफ्ट और ऑब्जेक्टिव के बेस पे काम करती है। इसके अलावा अगर जो ऑप्शन बी में पर्ल दे रखा है, पर्ल की अगर बात करें तो इसका जो उपयोग है वो सामान्य रूप से स्क्रिप्टिंग में किया जाता है। किसमें? स्क्रिप्टिंग में किया जाता है। स्क्रिप्टिंग के अलावा अगर देखा जाए तो टेक्स्ट प्रोसेसिंग में भी इसका उपयोग किया जाता है। टेक्स्ट प्रोसेसिंग में भी इसका उपयोग किया जाता है। स्क्रिप्टिंग और टेक्स्ट प्रोसेसिंग में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? पर्ल लैंग्वेज का। बात आती है कोटलिन की। कोटलिन की अगर बात किया जाए तो ये जो होता है ना, ये एंड्रॉयड डेवलपमेंट में इसका यूज किया जाता है। एंड्रॉयड जो ऐप होते हैं उनमें एक तरीके का ये प्रोग्रामिंग जो भाषा है, लैंग्वेज है, इसका उपयोग किया जाता है। यही रीज़न है कि इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा कोटलिन के अलावा एक और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जिसका नाम है जावा। जावा भी जो है वो एंड्रॉयड ऐप में इसका उपयोग किया जाता है। तो इस पर्टिकुलर सवाल का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोटलिन या जावा। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। तो स्टूडेंट, ये आपका टॉपिक जो है यहीं पे ख़त्म होता है और अगला टॉपिक जो आएगा अगले लेक्चर में हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, जो कि होगा आपका एमएस वर्ड से। तो आप सभी को ये लेक्चर बिल्कुल पसंद आ रहा होगा और मेरी अब जल्द से जल्द यही टारगेट है कि जितना जल्दी हो सके कंप्यूटर वाले सेगमेंट को मैं फिनिश कर दूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने यूपी स्पेशल के जो टॉपिक हैं उनको कवर कर रखा है। अब मेरा यही मतलब टारगेट है कि सबसे पहले मैं कंप्यूटर वाले जितने भी टॉपिक हैं उनको जल्द से जल्द फिनिश करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद हम लोग फिर जीएस वाले सेगमेंट को, जो इतिहास यानी आधुनिक इतिहास चल रहा है, उसको साथ साथ चलाते रहेंगे। इसके बाद अगर कंप्यूटर फिनिश हो गया फिर हम आगे के किसी टॉपिक को कवर करेंगे। लेकिन पहले मेरा टारगेट यही है कि कंप्यूटर, जो कि एक नया सिलेबस है और ये 15 नंबर का सवाल लेके आएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम की क्वालिफिकेशन के लिए है, तब तक इसको कवर करने की कोशिश किया जाता है। और आप सभी लोग थोड़ा सा अपना जो आप कह लीजिए स्टडी आवर है, थोड़ा सा उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए कि अब, क्योंकि एग्ज़ाम अब बहुत समय बचा नहीं है, 18-20 दिन मोटे तौर पे मान के चलिए बचा हुआ है। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, आप भी अपनी पढ़ाई को और थोड़ा सा इम्प्रूव कीजिए और कंप्यूटर को प्रॉपर तरीके से हम लोग इतना डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, PYQ को लगा करके, कि मतलब जितने भी सवाल आएंगे वो ऐसा नहीं आएगा कि उसमें मोर देन 90% सवाल ऐसे होंगे जैसे लगेगा कि हम पढ़े हुए हैं। ओके, जितना डीप में आपको इसको पढ़ेंगे, यानी PYQ को जितने अच्छे तरीके से आप सॉल्व करेंगे, उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उतना ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और उतनी ही अच्छे बेहतर तरीके से आप अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। ओके, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में और इसी कंप्यूटर के अगले टॉपिक को लेकर के, जो कि होगा एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल। तो हम लोग शुरुआत करेंगे एमएस वर्ड से। इन दोनों टॉपिक से बहुत ज़्यादा सवाल आए हुए हैं, तो इनको 2 या 3 लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि इसमें मोर देन 100 सवाल आए हुए हैं। ओके, तो एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल होगा। अगर आप हो सके तो खुद से थोड़ा थ्योरेटिकल इसका पार्ट पढ़ लीजिएगा अपने से, ताकि जो भी मैं सवाल यहाँ पर कराऊँ वो आपको एक बार में समझ आ जाए। ओके, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी लोग यहाँ तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।